नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आप सभी के सामने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के चैप्टर के साथ। आज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की बात जो हम कर रहे हैं ये पार्ट 1, यानी हम केवल कंपनीज के बैलेंस शीट की ही बात आज के इस वीडियो में करेंगे, लेकिन बेसिक्स के साथ हम शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो विद्यार्थियों बने रहिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की, इन जनरल फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा भी है, याद कीजिए 11th क्लास में यदि हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, 12th क्लास में यदि हम बात करते हैं तो हम फाइनल अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा बैलेंस शीट। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि हम कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो केवल और केवल इन चीज़ों का ही समावेश करना सही नहीं है। यहाँ पर हम फाइनल अकाउंट्स को फिर से रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि आप कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो देखिएगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 129 भी ये कहती है कि फाइनल अकाउंट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सेक्शन 240 ये बताता है कि कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स यहाँ पर बनाने चाहिए। तो देखिएगा, मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और ये कुछ इस तरह से। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बैलेंस शीट, इसके बाद यदि हम बात करें तो उसे कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। साथ ही यदि आपकी एनपीओ है यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी संस्थाओं के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होगा, अदरवाइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार होगा। साथ ही तीसरी बात यदि मैं करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूप में आपने कैश फ्लो पढ़ा होगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में शामिल किया जाता है। साथ ही एक और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी, को भी यहाँ पर यदि आवश्यक है तो बनाया जाना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस होता है तो उसे यहाँ पर इस स्टेटमेंट के रूप में बताया जाता है। साथ ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाए जाने चाहिए। ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या होते हैं ये मैं आपको साथ साथ में बताती भी रहूँगी। फ़िलहाल जो मैं आपके सामने बात रखना चाहती हूँ वो ये कि यदि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनता है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बारे में बताइए, तो केवल और केवल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर काम नहीं करेंगे। विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, देखिए बैलेंस शीट के साथ साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल एंड द एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सारी ही चीज़ें, ये पांचों ही चीज़ें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 240 के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में शामिल होती है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में जो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, ये सिंपली हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, यानी हम बैलेंस शीट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो बने रहिएगा विद्यार्थियों, आज हम बैलेंस शीट के साथ आपसे बात करते हैं। देखिए, यदि हम बैलेंस शीट जो पर्टिकुलरली कंपनीज के लिए तैयार की जाती है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक
जो चीज़ हमें याद आ रही है वो ये है कि यदि हम पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, आपको यदि याद होगा हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते थे तो वो टी फॉर्मेट में बनाया करते थे। एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट डिसाइड ही नहीं है कि हमें किस तरह से बैलेंस शीट तैयार करनी है। आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने यूज टू, अपने हैबिट के अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट को तैयार कर देते थे। इसमें किसी आइटम को आप ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, वो भी चल जाता है। लेकिन जब हम स्पेशली विद्यार्थियों कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज में इट इज़ अ फिक्स्ड फॉर्मेट गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। यस, इस फिक्स फॉर्मेट के थ्रू ही आपको काम करना होगा और ये फॉर्मेट एक्चुअली वर्टिकल फॉर्मेट कहलाता है। वर्टिकल फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट की जब हम बात करेंगे तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम पहले लाइबिलिटीज़ लिखेंगे और सारी लाइबिलिटीज़ लिखने के बाद फाइनली हम एसेट्स को लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे जो कि बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज के नाम से जानी जाती है। साथ ही विद्यार्थियों आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी उन सारी चीज़ों को एज इट इज़ यहाँ पर कंपनीज की बैलेंस शीट में आपको उतारना होगा। ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना भी होगा। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से, जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए करते आए हैं, इच्छा से कोई भी आइटम लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी के रिलेटेड आइटम्स हम लाइबिलिटी में ऊपर नीचे कहीं भी डाल दें, एसेट से रिलेटेड आइटम हम एसेट्स में कहीं भी ऊपर नीचे डाल दें, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। आपको यहाँ पर पूरी बात ध्यान रखनी होगी कि आपको लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों ही साइड का एक फिक्स फॉर्मेट प्रोवाइडेड है। उसी फिक्स फॉर्मेट, उसी फिक्स आइटम्स, उन्हीं फिक्स टैग्स के साथ आपको यहाँ काम करना होगा। तो गाइस देखिए, अब आपको मैं बात करना चाहती हूँ कि इस फॉर्मेट को किस तरह से इजी वे में समझाओ। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको इस कंप्लीट फॉर्मेट को बहुत ही इजी वे में लर्न करवा दूंगी। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा। पहले मैं बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। हमें एक इक्वेशन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने जो 11th क्लास में सीखी थी, उन्हें एक बार फिर से रिकॉल करिए। और अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से थी। हमने देखा था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इन जनरल जब हम बात करने लगे धीरे धीरे तो हम ये बताने लगे लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बट यहाँ पर जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि लाइबिलिटी इज नॉट इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इसी इक्वेशन को यहाँ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में ध्यान में रखा गया है और इसी के साथ आपको यहाँ पर काम करना होगा। देखिए यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल के 2 हेड्स होंगे। इन दोनों हेड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइबिलिटीज के भी 2 हेड्स होंगे और इसी तरह से एसेट के भी 2 हेड्स होंगे। यानी कुल मिलाकर हमें इन 6 हेड्स पर काम करना होगा और इन्हें याद रखना होगा। ये मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पर टोटल ओवरऑल 6 हेड्स बनाएंगे और इन 6 हेड्स के सब हेड्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, सब आइटम्स होंगे, इन्हें आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको स्पेशली याद करने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैपिटल के 2 हेड्स हैं, लाइबिलिटी के 2 हेड्स हैं, एसेट्स के 2 हेड्स हैं। अब किस तरह से यहाँ पर ये जो मेजर हेडिंग्स मैंने आपको बताई है, किस तरह से इसका परफॉर्मा बनाया जाएगा, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब मैं एक परफॉर्मा पूरा आपके सामने रख रही हूँ बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज की। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ कंपनीज ABC लिमिटेड, एज ऑन 31 मार्च वट एवर। ये चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना होगा शुरुआत में। फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया जाएगा थोड़ा ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले
यहाँ पर पर्टिकुलर का साइड होगा, पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर मैं यहाँ डालना चाहूँगी। देखिए नोट नंबर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बात भी करूँगी, और हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स के बारे में भी शुरुआत में बताया था, ये कुछ वही है। साथ में यहाँ पर करंट ईयर्स के फिगर्स, और स्पेशली जो चीज़ नई है वो ये है कि साथ में आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी देने होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल कितना था, करंट ईयर में शेयर कैपिटल कितना है, एक सिंपली कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप यहाँ तैयार कर रहे हैं। यदि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट की बात करें तो बहुत ही ईजी हो जाता है एक कंपैरिजन करना कि पिछले साल से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या डिक्लाइन हो रही है कंपनी, ये एक साफ फिगर्स आपको पता चल जाते हैं। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का रहता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर बैलेंस शीट में काम किया जाएगा, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हम यहाँ पर कैपिटल के 2 हेड्स लेंगे, इसी तरह से लाइबिलिटी के 2 हेड्स लेंगे, और एसेट के भी 2 हेड्स लेंगे। तो फिलहाल हमें कैपिटल के 2 हेड्स पर बात करनी है, और इन कैपिटल के 2 हेड्स की मैं बात करूं तो गाइज देखिए सबसे पहला हेड मैं यहाँ पर बना रही हूँ, और सबसे पहला हेड है मेरा कैपिटल को हम और किस नाम से जानते हैं, इक्विटी। जी हाँ, इक्विटी। बैलेंस शीट की बात, कंपनीज की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ कैपिटल को इक्विटी के तौर पर जाना जाता है। तो सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी यानी कैपिटल के हेड्स की बात करें, पहला हेड हम देख रहे हैं शेयर होल्डर फंड। देखिए क्योंकि कंपनी है तो कंपनी की स्थिति में शेयर होल्डर्स होंगे ही, क्योंकि शेयर इशू किए गए होंगे। अब ये शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा डाला है, कितना पैसा यहाँ पर डाला है, तो उस सारे पैसे को यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए इस केस जो सब पॉइंट्स जो बन रहे हैं वो देखेगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल के रूप में, देखिए शेयर कैपिटल के रूप में मैं यहाँ आपको बता दूं, इक्विटी शेयर भी ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी ले सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, पेड अप कितनी है, कॉल्सन एरियर कितना हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर शेयर कैपिटल के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया जाता है। देखिए एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में यहाँ नोट नंबर में 1 डाल देती हूँ। इस नोट नंबर 1 का मतलब है इस तरह की बैलेंस शीट का सिंपली यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा यदि हम बैलेंस शीट में चीज़ें डाल देते हैं तो एकदम खिचड़ी हो जाती है। तो यहाँ जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये जो नया फॉर्मेट जो है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में जो दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सिंपली उन्हीं चीज़ों को एक कंसाइज्ड वे में लिया जाता है, बहुत ही समराइज्ड वे में लिया जाता है, और जो भी सारा खिचड़ी है यानी जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो नोट में दिखा दी जाती है। जैसे मैंने नोट नंबर 1 लिखा है तो एक्सप्लेनेटरी नोट में नोट नंबर 1 में इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। यानी यहाँ पर शेयर कैपिटल का मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख का अमाउंट है। अब ये 10 लाख का अमाउंट कहाँ से आया है, ये 10 लाख का कंप्लीट अमाउंट मेरे नोट नंबर 1 में गिवन होगा। नोट नंबर 1 में ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी होगी कि मुझे ये 1 लाख का अमाउंट, 10 लाख का अमाउंट कहाँ से आया, कितनी मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितनी इशूड है, कितनी पेडअप कैपिटल है, कितना कॉल्सन एरियर हुआ है, वो सारी बातें शेयर कैपिटल के इस नोट नंबर 1 में दिखा दी गई होगी। तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट या नोट्स का काम होता है। हम केवल यहाँ पर मेन हेडिंग्स एंड मेन अमाउंट ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है ताकि एक समराइज्ड फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट नजर आए। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर ए के बाद जो बी फॉर्मेट है, ये बी फॉर्मेट है रिजर्व एंड सरप्लस का। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से यदि हम देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती है। रिजर्व एंड सरप्लस में सारी सेविंग्स आते हैं जो कि कंपनीज के सारे सेविंग्स होते हैं, चाहे वो कैपिटल रिजर्व के रूप में हो, चाहे वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के रूप में हो, चाहे वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो, तो हमें इसे ब्रैकेट में दिखाना होगा जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यदि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है देन फाइन, यदि प्रॉफिट एंड लॉस का
डेबिट बैलेंस रहता है, तो जब यदि हम यहाँ पर लिखें रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 में जो एक्सप्लेनेटरी नोट दिया हुआ होगा, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को ब्रैकेट में दिखाएंगे। इट मीन्स इट इज़ द नेगेटिव फिगर। साथ में हम जनरल रिजर्व ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगी। नाउ जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप इंक्लूड कर रही हूँ, ये विद्यार्थियों के काम की तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कंपनीज की बैलेंस शीट के फॉर्मेट को इमेजिनरी फिगर्स के साथ बनाइए, तो फॉर्मेट हमें कंप्लीटली देना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता भी रही हूँ। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है? देखिए, मैंने जैसा भी कहा कि स्टूडेंट्स के काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन जरूर कर देती हूँ। देखिए, कोई भी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल के रूप में भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, या शेयर वारंट के रूप में भी कंपनी में कर सकता है। शेयर वारंट एक्चुअली क्या होते हैं? शेयर वारंट एक स्टॉक के रूप में होते हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये स्टॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये शेयर होल्डर की मर्जी होती है कि हम शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करें, या शेयर वारंट के रूप में कंपनी के इन्वेस्टर्स बने, या शेयर वारंट के रूप में हम इन्वेस्ट करें। तो ये कंपनी की शेयर होल्डर के पर डिपेंड करता है। ये एक्चुअली शेयर वारंट्स नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, और ये स्टॉक के रूप में कंपनी में पड़े हुए होते हैं। तो ये मनी अगेंस्ट शेयर वारंट यदि कोई है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और साथ ही अब शेयर होल्डर फंड के साथ में यहाँ पर आपको दूसरा दे रही हूँ, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। देखिए, अब ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा था आपको, कैपिटल में 2 पॉइंट्स बताऊंगी, लाइबिलिटी में 2 पॉइंट्स बताऊंगी। कैपिटल के 2 पॉइंट्स, एक तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड, और दूसरा ये हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। ये भी आपके बहुत काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ होता क्या है। एक्चुअली यदि हम बात करें कि हमने मान लीजिए 20 मार्च को अपना आईपीओ ओपन किया। अब 20 मार्च को हमने आईपीओ ओपन किया, यहाँ देखिए, यदि 20 मार्च को हमने आईपीओ ओपन किया है, तो 20 मार्च को आईपीओ ओपन होने के बाद अब हमारे 20 अप्रैल को अलॉटमेंट किया जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 20 अप्रैल जो टाइम होता है, जनरली हम 1 महीने का, या कंपनी अपने हिसाब से टाइम दे सकती है आईपीओ ओपन होने के बाद कब अलॉटमेंट किए जाएंगे। लेकिन इस बीच में हमारे पास डेट आ गई है 31 मार्च की, जब हमें अकाउंट तैयार करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ तक हमारे पास मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। लेकिन ये 5 लाख रुपए क्या एप्लीकेशन के तौर पर पड़े हैं? हम इसे अलॉटमेंट तो नहीं कर सकते, हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। हम यहाँ पर अभी अलॉटमेंट हमने किया ही नहीं है। अलॉटमेंट तो हम 20 अप्रैल को करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना अमाउंट 5 लाख का अमाउंट जमा है, जो कि 31 मार्च तक हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो आ चुका है, तो इसके लिए हमें आपको बैलेंस शीट में दिखाना तो होगा। तो ये वही है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग पड़ी है। तो आपको यहाँ पर नोट नंबर 3 में बता देती हूँ, और 3 में आपको दिखाना होगा कि हमने किस तरह से यहाँ पर इतना अमाउंट 31 मार्च तक हमारे बैंक अकाउंट में जमा है। फिलहाल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन के रूप में जमा है, इसलिए इसे इस टैग में दिखाया जाता है। तो गाइज, ये इस तरह से यहाँ पर इक्विटी के 2 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। अब मैं बात कर रही हूँ लाइबिलिटी की। देखिए, लाइबिलिटी का 3rd पॉइंट शुरू करती हूँ। लाइबिलिटी का एक्चुअली 1st पॉइंट शुरू करती हूँ। ये 2 पॉइंट जैसा मैंने कहा कि इक्विटी से रिलेटेड हो गए। अब लाइबिलिटी का 1st पॉइंट मैं शुरू करती हूँ। देखिए, लाइबिलिटी और एसेट्स को 2 ही तरह से बांटा गया है। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। इसी तरह से एसेट की बात करेंगे तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो देखिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो मुझे यहाँ पर यही कह रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के रूप में आपको यहाँ पर हेडिंग देनी होगी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी के मेजर हेड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है लॉन्ग टर्म
बोरोइंग। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप अच्छे से जानते होंगे, ऐसी बोरोइंग्स जो कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए उधार लिया गया है, पैसा लोन में लिया गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि 1 साल से ज़्यादा के समय के बाद चुकाया जाएगा। जनरली डिबेंचर्स इसी का ही फॉर्मेट होता है। डिबेंचर्स में भी कम से कम 2 3 4 5 सालों के लिए हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, यानी डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ इस तरह से आएंगे। इसी तरह से बी फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको याद रखना होगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, तो देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की भी बात आपके सामने कर देती हूँ। जनरली इसका यूज़ भी कम आता है, लेकिन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता क्या है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जनरली जब हम आप बनाते होंगे, यदि इनकम टैक्स आप पढ़ते होंगे तो इनकम टैक्स में आपको पता होगा इसके रूल्स अलग है होते हैं। जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स अलग हैं। जैसे मैं सिंपली बात करूँ, डेप्रिसिएशन की बात करूँ, डेप्रिसिएशन जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादा 10%, 20%, 25% तक बात कर लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स अकाउंट में यदि कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन की बात की जा रही है तो वो 60% है। जी हाँ, 60%। अब ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस होता है ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है। आपके अकाउंटिंग रूल्स की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के रूप में लिखा जाएगा। यदि कोई लाइबिलिटी जनरेट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में इसे नॉन करंट लाइबिलिटी में लिया जाएगा। नाउ तीसरी बात करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, इनके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो उसे यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, हमने कोई मशीन खरीदी, मशीन 5 लाख रुपए की थी, उसको हम हर महीने 50,000 रुपए की किस्त के साथ दे रहे हैं। तो ये इसी एक तरह से उधार तो नहीं हुआ। बोरोइंग क्या होता है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो हमें कैश में पैसा मिल गया, तो उसको हम धीरे धीरे चुका रहे हैं, धीरे धीरे हर महीने 10,000 की किस्त बांध कर चुका रहे हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पर उधार तो नहीं है, हमने किसी तरह से कैश में पैसा तो नहीं लिया, इसके बदले में क्या मशीन ली है, उस मशीन का पैसा धीरे धीरे चुकाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा हर महीने 50,000 का पेमेंट किया जा रहा है, तो ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शामिल किया जाएगा, जो कि 1 साल से ज़्यादा समय की लाइबिलिटी है और हमें पेमेंट करना है। तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो बोरोइंग नहीं है, जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के रूप में यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर इसे सी कर देते हैं। और नाउ डी की बात करें तो एक और लास्ट पॉइंट है, वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है, ये फिर हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के लिए। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न वो होता है जिसमें ऐसे प्रोविज़न्स जो कि 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। जनरली प्रोविज़न शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न, जैसे हमने टैक्स लाइबिलिटी के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स कौन से होते हैं, जैसे हम एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को पीएफ देते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को पेंशन देते हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्यों, क्योंकि ये सारा पैसा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोविज़न बना रहे हैं, ये उसके रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। तो ये रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा, तो इसलिए इसे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में डाला जाएगा। तो गाइज समझ लीजिए इस बात को, नॉन करंट लाइबिलिटी में हम 4 बातें कर रहे हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, साथ में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात हम यहाँ पर करेंगे। इसी तरह से हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात भी करेंगे, जो कि इसका 4th मेजर हेडिंग होगा। आप इनको अच्छे से ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हम इसी के अकॉर्डिंग ही हम करंट लाइबिलिटी वाला पोर्शन भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड रब कर देती हूँ।
देखिए, अब मैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी की बात कर रही हूँ और चौथा पॉइंट यहाँ पर मैं दे रही हूँ। इस चौथे पॉइंट में करंट लाइबिलिटी किस तरह से होगी, वही चीज़ें जो मैंने आपको नॉन करंट लाइबिलिटी में बताई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऐसी बोरोइंग्स या ऐसे लोन जो कि 1 साल या उससे कम की अवधि के लिए होते हैं। ऐसे कोई लोन यदि कोई हो तो उसे शामिल किया जाएगा जो हम 1 साल से कम की अवधि में चुका रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट आ रहा है, जो बी पॉइंट आ रहा है, वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आप अच्छे से जानते होंगे, हम यहाँ पर बिल्स पेबल लेते हैं, साथ ही क्रेडिटर्स लेते हैं, इन्हें शामिल किया जाएगा। सी पॉइंट में देखें तो अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जहाँ पर हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिख रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में क्या लिया जाएगा, मान लीजिए हमने किसी से एडवांस लिया, किसी कस्टमर से एडवांस लिया, और एडवांस लिया तो ये पैसा फिलहाल तो हमारी लाइबिलिटी है। किसी कस्टमर से हमने पैसा एडवांस लिया तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, थोड़े समय के लिए एडवांस लिया जाता है। साथ ही शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न मैं आपको बता ही चुकी हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, ऐसी कई सारी चीज़ें, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये चीज़ें आती है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। तो गाइज़, ये 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। थोड़ा मेरे पास स्पेस कम था, लेकिन फिर भी आप इसे समझने के लिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नाउ अब बहुत जल्दी हम बात करते हैं एसेट के पोर्शन की। तो देखिए, एसेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। फिर से मैं बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट बना रही हूँ। नोट नंबर के आपको पता चल गया होगा नोट नंबर क्या होता है। साथ में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की ही हम बात करेंगे। नोट नंबर, साथ में करंट ईयर के डेटा, प्रीवियस ईयर के डेटा और हमारा पर्टिकुलर। तो इस तरह से जो हमने कहा था कि हम कैपिटल में 2 पॉइंट आपको दिखा दिए। हमने बात की कैपिटल में शेयर होल्डर फंड और साथ में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। हमने करंट लाइबिलिटीज़ में बात की, लाइबिलिटीज़ में बात की थी 2 पॉइंट्स की, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। इसी तरह से अब हम एसेट की भी बात कर रहे हैं और एसेट में भी 2 पॉइंट्स वही हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो देखिए, नॉन करंट एसेट से क्या मतलब है और किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा। सबसे पहले हम अपनी मेन हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं, सेकंड, जो कि है एसेट, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो है नॉन करंट एसेट। इस नॉन करंट एसेट में किस तरह से काम किया जा रहा है। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट। देखिए, फिक्स एसेट क्या होता है, ऐसी एसेट जो कि लंबे समय तक चलती है और इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, ये सभी फिक्स एसेट में शामिल होती है। लेकिन इस फिक्स एसेट के भी 4 हिस्से किए गए हैं और वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसे हम देख और छू सकते हैं, ये टेंजिबल एसेट होता है। इसमें बिल्डिंग, मशीनरी, कार सभी शामिल किए जाते हैं। साथ ही दूसरी चीज़ जो है वो इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट विच वी कांट सी एंड टच, यानी इनटेंजिबल एसेट अदृश्य संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां जिसे हम कहते हैं, जो कि गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है। ये सभी चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी है। नाउ तीसरा पॉइंट जो है वो ज़्यादा आपको समझाने का है। वैसे जनरली ये आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेट में लिखना तो होगा ही। ये है कैपिटल WIP। और चौथा जो मैं बात करती हूँ वो है इनटेंजिबल एसेट, अंडर डेवलपमेंट। अब ये 2 पॉइंट्स क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। कैपिटल WIP की बात जब हम करें तो कैपिटल WIP ये टेंजिबल एसेट का ही वर्क इन प्रोग्रेस है। मान लीजिए हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। अब बिल्डिंग का ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह हम लेने गए और बिल्डिंग तैयार मिल गई। बिल्डिंग अदर फिक्स एसेट की तरह नहीं होती है। यदि हम मशीनरी परचेज करने चाहते हैं तो मशीनरी आज हम लेने गए, हमने मशीन परचेज कर लिया और 1-2 दिन में वो मशीन हमारे पास आ गई।
नाउ यदि हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग को तैयार होने में लगभग 1 साल 2 साल लंबा समय लगेगा। मान लीजिए इस बीच में 31 मार्च आई और हमने अकाउंट्स बनाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी मान लीजिए 10 लाख की बिल्डिंग है, उसमें से 5 लाख की बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, तो ये कैपिटल WIP एज फिक्स एसेट के रूप में तो है, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए दिखाए जाएंगे। लेकिन ये जो फिक्स एसेट तैयार है 5 लाख रुपए की, ये काम में लेने योग्य नहीं है, इसलिए हम इसे कैपिटल WIP के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट की बात करें तो ये इसी की बात हो रही है। देखिए इंटेंजिबल एसेट को भी डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मैं बात करूँ एक सिंपली सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर भी एक इंटेंजिबल एसेट है विच वी कांट सी एंड टच। तो ऐसी कंडीशन में हम कोड्स होते हैं, उन कोड्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मान लीजिए 1 1.5 साल का टाइम लग रहा है उस सॉफ्टवेयर को बनाने में, उस कोड्स को बनाने में। तो ऐसी कंडीशन में हम उन कोड्स को जो कि अंडर डेवलपमेंट है, जो अभी तैयार नहीं हुई है, उसे इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट लिखा जाएगा। जो अभी फिलहाल हमारे बिजनेस के काम में तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो ये 5 लाख रुपए यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के रूप में लिखा जाएगा, जो फिलहाल अभी काम नहीं आ रही लेकिन इंटेंजिबल एसेट के तौर पर हमारा अंडर डेवलप्ड प्रोसेस में है। इसी तरह से बात करते हैं हम दूसरा, नॉन करंट एसेट के रूप में। देखिए एसेट का एक पोर्शन हमने यहाँ पर सीख लिया, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं करंट एसेट के रूप में। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर चेंज करती हूँ मैं। अभी थोड़ा यहाँ पर इस पोर्शन को लिखना बाकी रह गया है। देखिए यहाँ पर अभी फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट में अभी और कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हमने लिखा फिक्स एसेट। नाउ अब बी पोर्शन में आपको दे रही हूँ वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हुए, जो कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए इन्वेस्टेड हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें उन चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो हमारे पास सेविंग्स है, उन सेविंग्स को हम दूसरी कंपनीज के शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसी तरह से सी पॉइंट की बात करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में यहाँ पर लिया जाएगा। मैंने आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में बात की थी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के रूल्स में डिफरेंस होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि लाइबिलिटी ही क्रिएट हो, एसेट भी क्रिएट हो सकती है, तो ये एसेट यहाँ पर एसेट साइड में लिखा जाएगा। इसी तरह से इसके सब पॉइंट यानी डी पॉइंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ऐसा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ऐसे लोन एंड एडवांसेस जो कि हमने दिए हैं। मान लीजिए हम ए कंपनी है, हमने बी कंपनी को 5 लाख रुपए उधार दिए हैं, तो 5 लाख रुपए उधार दिए हैं, तो यदि बी कंपनी अपनी अकाउंटिंग बना रही है, बी कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बना रही है, तो वो लाइबिलिटी साइड में लिखेगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। लेकिन हमने तो उधार दिए हैं, हम तो देने वाले हैं, तो देने वाली स्थिति में हम एसेट साइड में, क्योंकि हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, बी कभी ना कभी हमें इसे चुकाएगा, तो ये फिलहाल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो कि हमने लोगों को दिया है, तो ये लॉन्ग टर्म जो कि लंबे समय के लिए हो, तो उसे यहाँ शामिल किया जाएगा। इसी तरह से ई पोर्शन जो मैं देख रही हूँ वो है अदर नॉन करंट एसेट के रूप में। अदर नॉन करंट एसेट की बात की जाए तो कौन कौन सी एसेट हो सकती है? ऐसी एसेट जो अब जो एक्चुअली एसेट तो नहीं है, वो एक खर्चे के रूप में होती है लेकिन डेबिट बैलेंस होती है। सभी खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सारे डेबिट बैलेंसेस एसेट साइड में आते हैं, सारे क्रेडिट बैलेंसेस लाइबिलिटी साइड में आते हैं। और बैलेंस शीट का मतलब ये नहीं है कि सिंपली हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिख रहे हैं। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च या 31 दिसंबर को जो भी बैलेंसेस हमारे बाकी रह गए हैं, उन बैलेंसेस को हम यहाँ पर लिखते हैं। सारे डेबिट बैलेंसेस हम एसेट साइड में लिखते हैं। तो अदर नॉन करंट एसेट में हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर,
यदि किसी तरह का है, फिक्टिटियस एसेट यदि जो भी है वो सभी इसमें लिखी जाएगी। इन्हें फिक्टिटियस एसेट ही कहा जाता है, जो वास्तव में एसेट तो नहीं होती है, ये एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लेकिन इन्हें क्योंकि इनका बैलेंस बचा हुआ है, क्योंकि लंबे समय के लिए इन्हें स्प्रेड आउट करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जैसे मैं बात करूं कि मैंने कंपनी शुरू करने से पहले 5 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख रुपए का फायदा मुझे पूरी कंपनी की लाइफ में मिलता रहेगा, लेकिन क्या इस 5 लाख रुपए को एक ही साल में राइट ऑफ कर देना चाहिए? नहीं, इसे हम मान लेते हैं कि 5 साल तक कंपनी को इसका फायदा मिलेगा, तो हम 5 साल में स्प्रेड आउट करते हैं। तो हर साल हम मान लीजिए 1-1 लाख रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। तो ये खर्चा जो बचा हुआ है वो यहाँ पर अदर नॉन करंट एसेट के रूप में ही लिखा जाएगा। तो ये नॉन करंट एसेट एक्चुअली एसेट होती तो नहीं है, लेकिन हम इसे फिक्टिटियस एसेट के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। एक्चुअली ये एक्सपेंसेस होते हैं जिनके डेबिट बैलेंसेस जो कि बाकी रह गए हैं। तो गाइस, इस तरह से ये नॉन करंट एसेट के 5 पोर्शन पूरे हो गए, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, और ये दूसरा पॉइंट है करंट एसेट, जो कि थोड़ा ईजी ही है। करंट एसेट में हम बात करेंगे सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से कम की अवधि के लिए हो, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे, स्टॉक के रूप में हम इसे देखते हैं। इसी तरह से तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें, ट्रेड रिसीवेबल्स में गाइज डेटर्स आते हैं, साथ ही में बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। डी पॉइंट की बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आप अच्छे से जानते होंगे, यदि आपने कैश फ्लो पढ़ा है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, कोई फॉरेन करेंसी, आप फॉरेन गए वहाँ से आपने कुछ करेंसीज बोरो की है, कुछ करेंसी आपने खरीदी है, तो ऐसी कंडीशन में इन फॉरेन करेंसीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। एंड लास्ट एफ जो है उसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, अदर करंट एसेट। और कोई करंट एसेट है जो इन 4 कैटेगरीज में नहीं आ रही है, तो अदर करंट एसेट को यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो गाइस, कुछ इस तरह से ये कंप्लीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। इसी के साथ गाइज, थैंक यू सो मच।